हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। भाई देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था भाई सॉल्यूशन। अब जो हम सॉल्यूशन में चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे सांद्रता इकाइयों के बारे में। हमने सांद्रता इकाइयों को दो भागों में बांटा था, एक ताप निर्भर और एक ताप मुक्त। यानी एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी। टेम्परेचर डिपेंडेंट थी उनकी हमने चर्चा कर ली। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी उसमें हमने मोललता के बारे में बात की थी, मोल भिन्न के बारे में बात की थी, भार भार प्रतिशतता के बारे में बात की थी और एक पीपीएम और पीपीबी के बारे में बात की थी। ठीक है, आपको मोल भिन्न के बारे में समझ में आ गया होगा, आपको मोललता के बारे में समझ में आ गया होगा कि मोललता क्या होती है, मोल भिन्न क्या होती है। वो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको समझा दिया है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते हो। आज हमको क्या करना है, मोललता और मोल भिन्न का आपस में रिलेशन देखना है कि ये जो टर्में हैं वे आपस में इंटर रिलेशन किस प्रकार होती हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि हम एक एक सांद्रता इकाई को पढ़ते चले जाएंगे और उनका आपस में क्या देखेंगे भाई, हम रिलेशन। तो देखो भाई, पहला पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मोललिटी इन मोललता एंड मोल फ्रैक्शन। यानी मोल फ्रैक्शन क्या बोलते हैं हिंदी में, मोल भिन्न। यानी हम किस किस में रिलेशन देख रहे हैं, हम एक रिलेशन देख रहे हैं मोललता और अब किस में देख रहे हैं, मोल भिन्न में। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि अगर आपको मोललता दी जाए तो आप मोल भिन्न किस प्रकार निकालोगे, अगर आपको मोल भिन्न दे दी जाए तो आप मोललता किस प्रकार निकालोगे। यानी इन दोनों का आपस में क्या देख रहे हैं हम, रिलेशन। तो देखो ध्यान से, हम क्या जानते हैं भाई, हाँ भाई, उस फॉर्मूले को बनाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं ताकि हमको फॉर्मूले लिखने में कोई समस्या ना आए। हमने जब मोल भिन्न की बात की तो हमने क्या कहा था, हम दो कंपोनेंट डालेंगे, एक कंपोनेंट ए होगा, एक कंपोनेंट अपना बी होगा। सुनो ध्यान से, ए जो कंपोनेंट है वो अपने पास होगा भाई सोल्यूट। यानी जहां पर भी मैं ए लिखूंगा वो समझ लेना अब मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, विलय की। और जो बी कंपोनेंट है उसको मानेंगे हम सोलवेंट, यानी इसको क्या लिखेंगे अपन, विलय। यानी जहां पर हम विलय की बात करेंगे वहां पर लिख देंगे हम बी, और जहां पर हम विलय की बात करेंगे वहां पर लिख देंगे हम ए, ताकि हमारा फॉर्मूला बड़ा ना हो और हमको लिखने में किसी प्रकार कोई समस्या ना आए। इसलिए मैंने ए को तो लिख दिया सोल्यूट और बी को मान लिया अपन ने सोलवेंट। ठीक है, अब चलो भाई, हमने क्या कहा था भाई, मोललता क्या होती है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोललता। और मोललता को किससे लिखते हैं हम, स्मॉल एम से। पता है आपको इस चीज का, तो कि मोललता को किससे लिखा जाता है भाई, स्मॉल एम से। लेकिन मैंने आपसे कहा था अगर मान लो अगर आप विलायक का भार अगर ग्राम में लेते हो तो आपको ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे भाई, नीचे लिखेंगे वेट। वेट किसका लिखोगे आप, विलायक का। और विलायक को क्या लिख सकते हैं अपन, कैपिटल बी लिख दूं, कैपिटल बी, क्योंकि मैंने कैपिटल वी का मतलब क्या होगा अपने पास, विलायक, और कैपिटल ए का मतलब क्या होगा अपने पास, विलय। ठीक है, तो इसको लिख दिया अपने कैपिटल बी। ऊपर मोल विलय के होते हैं उसको लिख दिया कैपिटल ए। अगर ये मास अगर मैं ग्राम में लेता हूं तो बताओ ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर किलोग्राम लोगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप किलोग्राम से ग्राम जाओगे, बताओ ऊपर आपको 1000 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, बताया था आपको मैंने। ये अपने पास इक्वेशन हो गई फर्स्ट, पता है ना। अब जैसे यहाँ पर हम विल लिखते, यहाँ पर हम विलय लिखते तो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं जहां पर ए लिख रहे हैं समझ लेना वो बात विलय की हो रही है, और जहां पर बी लिखेंगे समझ लेना वो बात किसकी हो रही है, अपने पास विलय की। क्लियर है, ये तो अपने पास है मोललता का फॉर्मूला। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये अपने पास पहला फॉर्मूला गया। सेकंड फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने पढ़ा था मोल भिन्न के बारे में कि मोल भिन्नों का जो अनुपात है, यानी विलय की मोल भिन्न और विलायक की मोल भिन्न का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, विलय के मोल के अपन विलायक के मोल के। ये अपने पास इक्वेशन है सेकंड। ये दोनों इक्वेशन हम पढ़ चुके कि जो विलय के मोल भिन्न है और जो विलायक के मोल भिन्न है इनका अनुपात विलय के मोल और विलायक के मोल के क्या होता है भाई, बराबर। यहां पर स्मॉल एन किसको दिखाता है भाई, मोल को। हम क्या जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं, मोल बराबर होता है वेट बटा मोलर मास। पता है आपको इस चीज का कि मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। अगर मान लो ये अगर एन मैं बी का लूं तो वेट भी बी का होगा और एम भी बी का होगा। बात क्लियर है भाई। मोललता का फॉर्मूला आप जानते हो, ये मोल भिन्न का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। हम जानते हैं कि वेट मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। अगर मान लो अगर मैं मोल विलायक के ले रहा हूं तो वेट भी विलायक का होगा और मोलर मास भी विलायक का होगा। अगर मान लो मैं विलय के लेता हूं तो वेट भी विलय का होगा और मोलर मास भी विलय का होगा। लेकिन मैं किसका ले रहा हूं भाई, बी, और बी का मतलब क्या है, सोलवेंट, और सोलवेंट को क्या बोलते हैं, विलायक। अगर एन बी की वैल्यू क्या होगी भाई, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूं, तो बताओ एक्स अपॉन एक्स बी बराबर क्या आएगा। इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट करता हूं एन बी की जगह तो क्या आएगा, एन ए तो ऊपर रह जाएगा ऐसे कैसे, इस वैल्यू को पुट करो आप
WB डिवाइड बाई MB। बताओ बटे की संख्या ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, तो क्या बन के आ जाएगा हमारे पास Na इंटू ये ऊपर चला जाएगा MB डिवाइड बाई WB। अब पता लग रहा है ना आपको, A किसके लिए, विलय के लिए, और B किसके लिए, अपने पास विलय के लिए, ताकि हमारा फॉर्मूला क्या ना हो, लंबा ना हो, इसलिए हमने इसको A और B में लिख दिया। यहाँ तो कोई डाउट आपको, शायद यहाँ तक आपको कोई डाउट ना होगा। किया क्या है अभी तक हमने, हम इसके बारे में जानते थे, हम इसके बारे में जानते थे, हम जानते कि वेट जो अपने पास मोल है वो वेट अपन मोलर मास होते हैं, तो विलायक के मोल क्या होंगे, विलायक के भार, विलायक का अणुभार। यहाँ से NB वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो हमारे पास ये निकल के आ गया। अब सुनो, अगर मुझे यहाँ से Na/WB की वैल्यू चाहिए, अगर मैं यहाँ से Na/WB की वैल्यू निकालूं तो बताओ MB इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। भाई ये आपका जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, X/XB के। भाई ये वैल्यू इसके तो बराबर है, X/FB अपने पास क्या निकल के आ गया, Na इंटू MB डिवाइड बाई WB। अगर मान लो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, यानी अगर मैं Na/WB की वैल्यू निकालूं तो बताओ MB इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो क्या बन के आएगा, XA डिवाइड बाई ये MB किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे XB इंटू अपने पास आ जाएगा MB। ये X नहीं है भाई, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना इस चीज का। क्या आएगा भाई, जानते हो ना मैथमेटिक्स निकालना। भाई X/XB बराबर क्या था, Na, और NB की जगह क्या लिख दिया मैंने, WB/MB। ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो X/XB क्या आ जाएगा मेरे पास, Na इंटू MB/WB। अगर इस वैल्यू को मैं निकालना चाहूँ तो MB इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, आगे वैल्यू। अब देखो ये Na/WB ऊपर है कि नहीं, और यहाँ भी क्या निकाल लिया आपने, Na/WB। इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे हम, इस इक्वेशन में। इस वैल्यू को अगर जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो मतलब मोलता क्या बन के आएगी अपने पास, पुट कर दो वैल्यू को। क्या वैल्यू अपने पास, XA/XB मल्टीप्लाई MB, और एक साथ में क्या जाएगा अपने पास 1000। बताओ फॉर्मूला बन के आया कि नहीं आया, देख लो ध्यान से। भाई Na/WB, Na/WB ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ये वैल्यू क्या थी भाई, XA/XB इंटू MB। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, बताओ बन के आया नहीं आया। एक बात और, हम क्या जानते हैं, XA+XB बराबर 1 होता है। बताया था मैंने आपको कि विलय की मोल भिन्न और विलायक की मोल भिन्न का जो समेशन है वो किसके बराबर होता है, अपने पास 1 के। तो अगर मान लो मुझे XB की वैल्यू निकालनी है तो बताओ 1 - XA होगा कि नहीं होगा। तो इस XB की जगह बताओ 1 - XA लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो बताओ मोलता क्या बन के आएगी अपने पास, XA इंटू 1000 डिवाइड बाई 1 - XA अपने पास आएगा MB। ये दूसरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा अपने पास। क्लियर है, फॉर्मूला निकालना तो बिल्कुल आसान है भाई। हम जानते थे मोलता क्या है, विलय के मोल और विलायक के बाहर ग्राम में इंटू 1000। हम जानते हैं विलय की मोल भिन्न और विलायक की मोल भिन्न का जो अनुपात है वो विलय के मोल और जो विलायक के मोल है उसके अनुपात के बराबर होता है। हम जानते हैं मोल बराबर होता है वेट अपन मोलर मास। अगर आप विलायक की मोल लोगे तो वेट भी आपको विलायक का लेना पड़ेगा और मास भी आपको विलायक का लेना पड़ेगा। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया तो हमारे पास X/XB बराबर क्या गया, Na और WB/MB। वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो Na इंटू MB/WB। अगर मुझे Na/WB की वैल्यू चाहिए तो बताओ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, और इस Na/WB की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, ये आ गया। हम जानते हैं XA+XB बराबर 1 होता है, तो XB बराबर होगा 1 - XA। XB की जगह मैंने यह दिया, बताओ फॉर्मूला बन के आया कि नहीं आया। क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए आप इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला आपसे क्या कहना चाहता है ये फॉर्मूला बताएगा आपको मोललता का और मोल भिन्न में आपस में रिलेशन। यानी अगर आपको मोल भिन्न दी जाए तो आप मोललता निकाल सकते हो, और अगर आप मोललता दी जाए तो आप मोल भिन्न सीधे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्लियर है, शायद इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी ये सब मैथमेटिकल है, बस हमने फॉर्मूले को रीअरेंज करके एक नया फॉर्मूला डेवलप किया है। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखो। अगली बात कर रहे हैं हम अगली बात हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल। अब की बार ले रहा हूं मैं मोलरता, ध्यान रखना इस चीज का भाई, दोनों का ध्यान रखना। मोलरिटी तो होती है मोलरता और मोलरिटी होती है मोलरता। मोलरता एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, जबकि मोलरता एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। पता है आपको इस चीज का, बार बार बताया जा रहा है आपको। अंडरलाइन लिख देता हूं, मोलरता की बात कर रहे हैं हम इस बार, और किसका रिलेशन देख रहे हैं, मोल का। देखो हम जानते हैं मोलरता किसके बराबर होती है, मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं। मैंने आपसे कहा है कैपिटल ए का मतलब होगा अपने पास सोल्यूट यानी विलय होगा, और कैपिटल बी का मतलब होगा अपने पास सोलवेंट यानी अपने पास क्या होगा, विलायक। ठीक है, तो हमने कहा मोलरता क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को बोलते हैं मोलरता। यानी अगर हमारे पास आयतन अगर V लीटर है तो उसके जो मोल है, किसके मोल, विलय के, और विलय को क्या माना है हमने, ए, यानी सोल्यूट को हम ए तो कह रहे हैं,
बताओ फॉर्मूला बन के आएगा नहीं आएगा। अगर मुझे यहां से इस विलय के मोल निकालने हैं तो बताओ m इंटू वी लीटर होगा कि नहीं होगा भाई। अगर Na अगर आपको निकालना है तो आप जानते हो इस प्रकार निकालते हो, आप Na को यहाँ लिखोगे तो बताओ आपस में मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, बताओ फॉर्मूला बन के आएगा कि नहीं आया। तो मैं कहूँगा Na बराबर क्या हो जाएगा अपने पास m वी लीटर। क्लियर है, m वी लीटर होगा कि नहीं होगा। सुनो, अगर आपने लीटर को मिलीलीटर में ले लिया, अगर आपने इस लीटर को मिलीलीटर में, जैसे मान लो आपने ये ले लिया m इंटू उसको ले लिया आपने मिलीलीटर ले लिया, तो इसको बोला जाता है भाई मिलीमोल्स। इसको क्या बोलते हैं भाई, मिलीमोल्स। इसको मिलीमोल्स के नाम से जानते हैं। अगर आपने वी लीटर की जगह वी मिलीलीटर ले लिया तो इसको क्या बोलेंगे, मिलीमोल्स। क्या बोलेंगे इसको, मिलीमोल्स। क्लियर है, ये तो थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि अगर आप वी लीटर की जगह वी मिलीलीटर ले लो तो उसे बोलते हैं मिलीमोल्स। अब मैं तो मुद्दे वाली बात आपको क्या समझाना चाहता हूं कि आप जानते हो कि जो अपने पास मोल है, अपने पास जो मोल है, चाहे वो विलय के हो चाहे वो विलायक के हो, वो हमेशा फिक्स क्वांटिटी होती है। पता आपको उस चीज का भाई, आपके पास जो मोल है वो m इंटू वी से तो बन के आएंगे और उसकी क्वांटिटी क्या होगी भाई, फिक्स। मतलब आपके पास जो n की वैल्यू है वो अपने पास होगी फिक्स, वो चेंज नहीं होगी। क्योंकि आप जानते हो 11th में आपको पढ़ाया जाता है कि मोल की वैल्यू हमेशा हर कंपाउंड में सेम होती है। और किसके बराबर होती है भाई, 6.022 इंटू 10⁻23। मैं कहूँगा इसे बोलते हैं अपन आवोगाद्रो संख्या, इसके बराबर होती है। और आप जानते हो आवोगाद्रो जो अणु है सभी एटम में बताओ सेम होंगे नहीं, मास डिफरेंट हो सकता है उसका, लेकिन उसके अंदर अवयवी कणों की संख्या क्या रहेगी अपने पास, आवोगाद्रो। अगर वो एक मोल है तो ये तो मोल ही तो है, और मोल में अवयवी कणों की संख्या क्या रहती है, सेम। इसका मतलब मोल होगी फिक्स क्वांटिटी। अगर ये फिक्स है तो बताओ m इंटू वी का मान भी फिक्स होगा कि नहीं होगा भाई। अगर ये ही फिक्स है तो ये इससे मिलकर बना है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी अपने पास, फिक्स। बताओ फिक्स होगी कि नहीं होगी भाई। अगर आपके पास मोल ही फिक्स है तो m इंटू वी का मान भी क्या होगा अपने पास, फिक्स। अब आपको होगी सर फिक्स मान से समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाहता है। सुनो किस प्रकार, मान लो हम कह रहे हैं कि m इंटू वी का मान फिक्स है। मान लो m इंटू वी का मान अपने पास आ गया 20। मान लो, फिक्स से समझा रहा हूं, फिक्स से मतलब क्या होता है। मान लो कि m इंटू वी का मान आ गया अपने पास 20। अगर आप इस प्रकार मान रहे हो कि मान लो m का मान तो अपने पास 10 था और v का मान 2 था, 10 दूनी के 20 होते हैं। अब मान लो अगर m की वैल्यू आप 5 कर दो, अगर m की वैल्यू 5 कर दो तो अपने आप ही v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। आंसर अभी भी कितना आएगा, 20। क्लियर है। अगर मान लो आप m की वैल्यू 4 कर दो तो v की वैल्यू अपने आप कितनी हो जाएगी, 5। आंसर अभी भी कितना आएगा, 20। मतलब ये वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी, चेंज जो होगा वो किस में होगा, m और v में। क्लियर है, m और v का जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो फिक्स रहेगा, चेंज या तो m में होगा या v में होगा। उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी उनके जो मोल है वो क्या रहेंगे भाई, फिक्स। इसका मतलब m इंटू वी का मान भी फिक्स हो गया, यानी जो भी चेंज होगा किस में चेंज होगा, या तो m में चेंज होगा, v में चेंज होगा, या तो m बढ़ेगा या v घटेगा। अगर m बढ़ता है तो v घटेगा, अगर m घटता है तो v बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट। क्लियर है बात, समझ आ रही है। कांस्टेंट मतलब क्या है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो फिक्स रहने वाला है, जो भी चेंज होगा इन दोनों में होगा। अगर इसका मान कम हो जाता है इसका मान बढ़ जाएगा, अगर इसका मान कम हो जाता है इसका मान बढ़ जाएगा लेकिन अपने पास ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी भाई, फिक्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर m बढ़ता है तो देखो, अगर m बढ़ता है तो v घटता है, और अगर m घटता है तो v बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि m और जो v है आपस में बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालूंगा यहां से मैं, ध्यान से देखना इस चीज को। हम कह रहे हैं कि m और v का मान होता है भाई कांस्टेंट। ठीक है सर, होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होगा, अगर मान लो m और v की वैल्यू अपने पास 20 है मान लिया, तो ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट होगी। जैसे मान लो अगर आप इसको 10 मानो, इसका मान 2 हो जाएगा, अपने आप 20 हो जाएगी। अगर मान लो m को अगर 5 लेते हो तो v का मान कितना हो जाएगा, 4। अभी वैल्यू कितनी होगी, 20। यानी वैल्यू तो 20 ही होनी है, चाहे किसी प्रकार हो। तो या तो m का मान घटेगा या v का मान बढ़ेगा, या अगर m का मान बढ़ता है तो v का मान घटेगा। और आप जानते हो जब एक का मान बढ़ता है दूसरे का मान घटता है, बताओ फॉर्मूला इस प्रकार बनते आता है नहीं आता। मतलब मोलरता और वॉल्यूम आपस में क्या होंगे भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होंगे भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और आप इस चीज को जानते हो, हमने कहा था चार्ल्स नियम से, हमने चार्ल्स नियम क्या पढ़ा था कि v इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू t, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में सीधे समानुपाती होते ही नहीं होते। चार्ल्स का नियम ये तो कहता है कि वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है भाई, टेम्परेचर पे। तो मैं कहूंगा आपकी मोलरता अगर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बताओ तो टेम्परेचर की भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में बताओ सीधे संबंधित है कि नहीं। तो मैं कहूंगा मोलरता का बताओ रिलेशन क्या बन के आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बताओ फॉर्मूला तैयार है कि नहीं। क्लियर है कि मोलरता वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होती है और टेम्परेचर की क्या होती है भाई, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है बात, समझ में आ गई आपको चीज
कि m और v आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है। और ये किस प्रकार हुआ, हम जानते हैं कि मोल कांस्टेंट होते हैं, इस वैल्यू का मान भी कांस्टेंट होगा, तो इससे हमने रिलेशन निकाल दिया। हम जानते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में सीधे समानुपाती होती है। हो गया, मतलब फॉर्मूला डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। एक नया फॉर्मूला आपके सामने डेवलप कर दिया गया है कि जो मोलरता है वो वॉल्यूम के और टेम्परेचर के क्या होगी भाई, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होगी भाई, व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान से देख लीजिए इस फॉर्मूले को। क्लियर है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा एडवांस की बात है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कई बार तो इसका ग्राफ भी पूछ लिया जाता है। अगर मैथ वाले जो बंदा होगा वो जान जाएगा इस चीज़ को। अगर हम इसका ग्राफ बनाए एम या वी का, या इसके साथ टी का बना ले, क्योंकि वी और टी तो सेम ही है। अगर वी का ही बनाते हो तो ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा। अगर आप एम और वी का ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ इस प्रकार आएगा। इसे बोलते हैं हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैथ वाले बंदे जानते हैं इस चीज़ को। बाकी बायोलॉजी वालों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगति के पढ़ेंगे तब मैं इन ग्राफों की चर्चा कर लूंगा। अगर मास और वॉल्यूम के बीच अगर ग्राफ बनाओगे आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, तो इस प्रकार बन के आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ दिखाता है मोलरता का और वॉल्यूम में आपस में संबंध। क्लियर है। अब सुनो, मैं एक बात तो आपको और बताना भूल गया। हमने ये बात तो कर ली कि m इंटू वी की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी और ये हम इस प्रकार ये रिलेशन बना देंगे। एक बात इससे और पता लग गई हमको। वो क्या पता लग गई, देखो आप ध्यान से। मैंने पहले ही कहा था, अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख पाते हो तो कॉन्सेप्ट के बारे में काफी कुछ नॉलेज आप निकाल सकते हो। हमने कहा कि m और v की वैल्यू अपने पास है कांस्टेंट, यानी इसकी और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी या तो m बढ़ेगा या v घटेगा। अगर m घटेगा तो v बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि m1v1 बराबर हो गया m2v2। बताओ हुआ कि नहीं हुआ भाई। mv की वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो m1v1 बराबर m2v2 होगा। कैसे भी ले लो, वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाली है भाई। इसकी वैल्यू मान लो m है, इसकी v है, तो अगर आप दूसरे का लोगे तो उसकी भी m और v की वैल्यू कांस्टेंट आएगी नहीं आएगी, बताओ बराबर होगी कि नहीं होगी। एक नया फॉर्मूला ऐसे डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, ये लो। यानी अगर आपको एक की मोलरता दे दी जाए और दूसरे विलियन की मोलरता दे दी जाए, एक का वॉल्यूम दे दिया जाए और दूसरे का वॉल्यूम पूछ ले, बताओ आप इस फॉर्मूले निकाल सकते नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो ना, बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। इस फॉर्मूले से आप दो विलियन की आपस में मोलरता निकाल सकते हो। क्लियर है। एक फॉर्मूला वो बनता है यहां से, वो सीधा बता देता हूं मैं आपको। मिक्सिंग पर अगर मान लो आपके पास दो कंटेनर है इस प्रकार, सुनो ध्यान से, ये बात थोड़ी एडवांस की है, फिर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। आपके पास दो कंटेनर है, एक में आपने डाल दी n1 मोल और इसका वॉल्यूम था v1, दूसरे में डाल दिया आपने n2 मोल किसी भी कंपोनेंट के और उसका वॉल्यूम था अपने पास v2। तो आपको पता है इसकी मोलरता क्या होगी भाई, इसकी मोलरता बराबर क्या था भाई, ये तो था, ये था। इसके मोल क्या हो गया अपने पास भाई, n क्या होंगे इसके, m इंटू वी। इसके मोल कितने होंगे, n इंटू वी, इसके मोल भी क्या होंगे, n इंटू वी। तो आपको जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो अपने पास मोलरिटी क्या निकलेगी, मिक्सिंग की। क्या निकलेगी, मिक्सिंग की मोलरिटी। ये अपने पास आ जाएगी m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये अपने पास आ जाएगी मोलरिटी जब आप दो विलियनों को आपस में मिक्स करोगे। जैसे आप दो विलियनों को आपस में मिक्स करोगे उनका फॉर्मूला क्या बन के आएगा भाई, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये जब काम आएगी जब आप मिक्सचर की बात करोगे, लेकिन ये आपके सिलेबस में चलता नहीं है और आपसे पूछा भी नहीं जाता। लेकिन फिर भी अगर आप विलियन की, अगर मिक्सचर की अगर मोलरता निकालते हो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। इस प्रकार आप मोलरता का वॉल्यूम के साथ और टेम्परेचर के साथ आपस में क्या देख सकते हो भाई, रिलेशन। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक लास्ट रिलेशन और रह गया, उसके बाद सांद्रता इकाई वाली जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, फिनिश। लास्ट डिस्कस कर लेते हैं उसको। वो क्या रह गया, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई। और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको सीट बना के दूंगा, उसका आपको सोल्यूशन करना है। अगर नहीं होता है सोल्यूशन तो आप मुझसे कहना, मैं उसका आपको जो डाउट जो भी आपके आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन भाई कोशिश जरूर करना। कई विद्यार्थी कोशिश नहीं करते और फिर कहते बात समझ में नहीं आई सर। भाई आप जब पढ़ोगे नहीं तो बात किस प्रकार समझ में आएगी, इस बात को थोड़ा समझो आप। अब हम जो लास्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन को इस प्रकार लिखते हैं भाई, बी अपॉन डब्ल्यू से। रिलेशन बिटवीन, लास्ट फॉर्मूला है मोलरिटी एंड मोलरिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो बोलेंगे अपन मोलरता और इसको बोलते हैं अपन क्या, मोलरता। यानी हम क्या देखना चाहते हैं कि मोलरता और मोलरता इन दोनों में आपस में क्या संबंध होता है, यानी मोलरता में
और मोलरता में हमको संबंध देखना है। सुनो ध्यान से, हम जानते हैं भाई मोलरता क्या होती है भाई, क्या होती है, विलय के मोल, विलयन का आयतन किसमें ले लूं मैं, मिलीलीटर में, इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास 1000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जानते हो ना भाई, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को बोलते हैं मोलरता। अगर मिलीलीटर में लोगे तो पर 1000 आ जाएगा। मोलरता क्या होती है, मोलरता को स्मॉल m से लिखते हैं, विलय के मोल और विलायक का भार, इंपॉर्टेंट वाली बात है, विलायक का भार यहां भी क्या लूंगा मैं, ग्राम में, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन, 1000 से, और यहाँ W और साथ में देता हूं कैपिटल B, उससे पता रहेगा क्योंकि मैंने बताया था A बराबर क्या माना है हमने, सोल्यूट, और B बराबर हमने क्या माना है भाई, सोलवेंट। क्लियर है, यानी जहां पर B लिखूंगा वो बात होगी विलायक की, और जहां पर A लिखेंगे वो बात किसकी होगी, अपने पास विलय की। फॉर्मूला जानते हो, इस इक्वेशन को दे दिया अपने, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं लिख रहा हूं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, देखो आप ध्यान से, बिल्कुल मैथमेटिक्स चलेगी। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दिया तो अपने पास स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये तो कट ही जाएंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, अपने पास 1000 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा V मिलीलीटर डिवाइड बाई WB ग्राम। काट लोगे, जानते हो ना, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दोगे तो ये बन के आएगा अपने पास। क्लियर है, अब सुनो ध्यान से भाई, ये जो भार है वो अपने पास है विलायक का, किसका है, विलायक का। और आपको मैंने जब सॉल्यूशन शुरू में पढ़ाया था तो बताया था कि सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई, सॉल्यूशन। बताया था कि विलय और विलायक से मिलकर बना समांगी विसरणी विलयन कहलाता है। अगर मान लो मुझे सोलवेंट की वैल्यू निकालनी हो तो बताओ सॉल्यूशन, ये इधर वाली टर्म उधर जाएगी, माइनस में होगी नहीं होगी, सोल्यूट आएगा नहीं आएगा। यानी अगर आपको विलायक का मान चाहिए तो विलयन में से आप विलय घटा दो, बताओ विलायक का मान आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं विलायक की बात कर रहा हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, स्मॉल m अपॉन कैपिटल में क्या लिख सकता हूं, V मिलीलीटर, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, W सॉल्यूशन माइनस W सोल्यूट। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विलायक जो है वो सॉल्यूशन में से विलय को घटाने को मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन। अगर मुझे विलायक की वैल्यू चाहिए तो बताओ विलयन में से विलय को घटाएंगे नहीं घटाएंगे। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं सॉल्यूशन के वेट में से अगर मैं सोल्यूट के वेट घटा दूं तो बताओ सॉल्वेंट का वेट आएगा नहीं आएगा। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, ये कोई डाउट थोड़ी है आपको, ये बात समझ में आ गई होगी कि ये मैंने किस प्रकार लिखा है। मैंने कुछ नहीं किया, हम जानते हैं बात सॉल्वेंट की थी, और सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, लिख दिया सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। अगर वेट की बात करें ये W और ये भी W होता है अपने पास। क्लियर है, अब देखो आगे वाली बात, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखना, क्लियर ये बात। हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। जानते हो ना, डेंसिटी बराबर वेट बटा वॉल्यूम होता है। तो अगर यहां से मैं वेट निकालूं तो बताओ क्या आएगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आएगा नहीं आएगा। अगर वेट में सॉल्यूशन का लूं तो डेंसिटी भी सॉल्यूशन की होगी, वॉल्यूम भी किसका होगा, अपने पास सॉल्यूशन का। जानते हो मैं द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर मैं द्रव्यमान निकालूंगा घनत्व इंटू आयतन आएगा नहीं आएगा। अगर द्रव्यमान विलयन का है तो घनत्व भी विलयन का होगा और आयतन भी विलयन का होगा। तो इस W सॉल्यूशन की जगह बताओ इसको लिख सकता हूं। एक बात और, हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, वेट बटा मोलर मास। जानते हो, अगर मुझे W की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे W की वैल्यू निकालनी तो क्या लिख सकता हूं मैं, N इंटू M। भाई आप जानते हो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। अगर मुझे वेट निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास। और अगर मुझे सोल्यूट का चाहिए तो ये भी सोल्यूट का होगा और ये भी किसका होगा भाई, सोल्यूट का। और सोल्यूट को क्या लिख रहा हूं मैं, B, यहां भी क्या लिखेंगे वो सोल्यूट क्या लिख रहे हैं हम, A, यहां भी क्या लिखेंगे हम A, और यहां भी क्या लिखेंगे हम A। पता है ना आपको इस चीज का, क्योंकि सोल्यूट को हम क्या लिख रहे हैं, A। भाई आप जानते हो कि मोल बराबर होता है वेट अपॉन मोलर मास। अगर मुझे वेट निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा नहीं करूंगा। अगर मुझे विलय के मोल चाहिए, मुझे विलय का मतलब विलय का भार चाहिए, तो विलय के मोल मल्टीप्लाई विलय का मोलर मास। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं भाई, ध्यान से देखना आप चीज को। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M बराबर कितना होगा, V मिलीलीटर डिवाइड बाई W सॉल्यूशन की क्या लिख दूंगा मैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। किसका ले लिया भाई, ये ले लिया हमने सॉल्यूशन का। ठीक है, माइनस W सॉल्यूट की क्या लिख सकता हूं मैं, Na इंटू Ma लिख सकता हूं ना भाई, सोल्यूट। और ये जो टर्म लिखी हुई है वो भी किसके लिए भाई, सोल्यूट के लिए। तो W की जगह क्या लिख दिया मैंने, N इंटू Ma। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो ध्यान से बात, इस पूरी इक्वेशन में इधर वाली में ऊपर नीचे मैं दे रहा हूं VML का भाग, यानी ऊपर और नीचे अंश और हर में VML का जब आप भाग दोगे तो क्या बनेगा, स्मॉल m ऊपर कैपिटल में क्या बन जाएगा, VML से तो VML कैंसिल हो जाएगा भाई, ऊपर तो रह जाएगा 1। अब आप देखो जैसे आप V का भाग दोगे तो बताओ वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहां रह जाएगी डेंसिटी ऑफ
सॉल्यूशन माइनस Na इंटू Ma डिवाइड बाई VmL। बताओ बनेगा नहीं? यानी अंश और हर में मैंने किसका भाग दे दिया भाई? VmL का। तो VmL से VmL कैंसिल हो जाएगा, यहां भी V से V कैंसिल हो जाएगा, और यहां Na इंटू Ma की बटे में क्या आ जाएगा? VmL। क्लियर है? आप जानते हो कि मोलरता बराबर क्या होती है? मोल किसके? विलय के, और विलियन का आयतन किसमें? लीटर में। जानते हो ना मोलरता बराबर तो ये होती है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल ग्राम मोलों की संख्या को बोलते हैं मोलरता। अगर मान लो मैं इसको मिलीलीटर में लूं, अगर मान लो इसको मैं V मिलीलीटर में लूं, बताओ ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी अपने पास देखो N इंटू VmL, और यहां भी क्या रहा है? Na इंटू VmL। यानी अगर इसको मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ ये मोलरता बनेगी नहीं बनेगी? सोचो ना कि मोलरता बराबर क्या था? विलय के मोल, और विलियन का आयतन ले लिया अपने लीटर में। अगर आप विलियन का आयतन मिलीलीटर में लोगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर वैल्यू होगी Na इंटू VmL। यहां भी वैल्यू क्या है? Na इंटू VmL। अब इसको मैं मोलर तक कब लिख सकता हूं? जब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 1000 से। यानी इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? अपनी इच्छा से कर देता हूं, 1000 से। ठीक है, तो ऊपर भी मुझको किससे मल्टीप्लाई करने का? 1000 से। ऊपर भाई ऊपर नीचे दोनों बराबर बराबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आप इसको क्या बना रहे हो? मोलरता। तो बताओ ये वाली जो वैल्यू है, बताओ मोलरता बनेगी नहीं बनेगी? और जैसे ये वैल्यू मोलरता बनेगी तो क्या जाएगा? स्मॉल m अपन कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर तो रह जाएगा 1000, नीचे क्या रह जाएगा? 1000 डेंसिटी माइनस ये किसके बराबर हो जाएगा? मोलरता के, इंटू अपने पास आएगा m इंटू Ma। अगर आप इसको वहां भेजोगे तो बताओ क्या बन जाएगा? स्मॉल m बराबर हो जाएगा 1000m डिवाइड बाई 1000d माइनस कैपिटल M सफिक्स। ये लो जी, ये फॉर्मूला बन के आ गया। ये फॉर्मूला दिखाता है मोलरता का और मोलरता का आपस में संबंध। ध्यान से देख लीजिए फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला क्या दिखाता है? मोलरता का और मोलरता का आपस में संबंध, कि मोलरता और मोलरता आपस में किस प्रकार संबंधित होती है। क्लियर है बात आपको? पहले कुछ नहीं करना, आपको मोलरता फॉर्मूला देखना है और मोलरता का फॉर्मूला देखना है, उन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके हमने इस फॉर्मूले को क्या कर लिया भाई? डिराइव। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को डाउट है, पहली बात तो आपको सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, लेकिन ये तो इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको ये पता रहे कि ये फॉर्मूला जो बन के आया है बन के किस प्रकार आया। क्लियर है? जब तक के लिए धन्यवाद। ये आपका हो गया भाई सांद्रता इकाई वाला पार्ट कंप्लीट। इसके जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सरसाइज बना के दे दूंगा, वो आपको सोल्व करने हैं। अब जो हम अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे वो बात करेंगे भाई वेपर प्रेशर की। किसकी बात करेंगे? वेपर प्रेशर, यानी बात करेंगे भाई वाष्प दाब की। किसकी बात करेंगे? वाष्प दाब की। जब मैंने शुरू में चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने चैप्टर का ओवरव्यू बताया था कि पहले हमको सॉल्यूशन के बारे में बताया, हमने सॉल्यूशन पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिए जो 9 प्रकार के होते थे हमारे पास। फिर हमने कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर ली पूरी, इनके आपस में जो रिलेशन है वो भी डिस्कस कर लिए। अब जो हम बात करेंगे वेपर प्रेशर, इसमें हमको 2 नियम पढ़ने, एक नियम पढ़ेंगे हम हेनरी का, एक नियम पढ़ेंगे हम राउल्ट का। उसके बाद पढ़ेंगे हम अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद में लास्ट टॉपिक रह जाएगा आपका वांटा फैक्टर। उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? फिनिश। उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को ध्यान से देख लेना, यहाँ से एक बार एग्जाम में मतलब जो है अपने पास मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाता है और वैल्यू कुछ नहीं, सीधे वैल्यू को पुट करो फॉर्मूले में, सीधा आंसर आ जाता है, कोई बड़ी बात होती नहीं है यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप देख लेना। जब तक ले भाई धन्यवाद।